विशाल और दिव्या ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला उनके ठीक सामने खड़ी है। बिखरे हुए बाल, बेतरतीब पहनी हुई साड़ी और अजीब सी हालत। वो औरत दिव्या और विशाल से पूछती है, तुम लोग होटल राजमहल से आए हो ना? विशाल और दिव्या हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विशाल और दिव्या को देखते ही उस औरत ने ताली बजाकर जोरों से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मेरी विधि को ले आए, मेरी विधि को ले आए क्या तुम लोग? बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? उस औरत की आवाज सुनते ही अंदर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया और उस औरत को डांटते हुए बोला, उमा, चलो अंदर जाओ। उस व्यक्ति ने विशाल और दिव्या को देखते हुए कहा, माफ करना, मेरी वाइफ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब से हमने अपनी बेटी को खोया है, मेरी वाइफ ऐसी हो गई है। इसे अभी भी ऐसा लगता है कि इसकी बेटी वापस आ जाएगी। उस व्यक्ति ने आगे विशाल और दिव्या को कहा, पर मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप कौन? उस व्यक्ति की बात सुनकर विशाल ने कहा, हम विधि के कॉलेज के सीनियर हैं। आई एम सॉरी अंकल, हमें आज ही विधि के बारे में पता चला। हम अपनी शादी का कार्ड देने आए थे उसे। विशाल की बात सुनकर उस व्यक्ति ने विशाल और दिव्या को अंदर आने के लिए कहा। अंदर आते ही इन लोगों ने देखा कि हर जगह उस कमरे में विधि की तस्वीरें लगी होती हैं। ये देखकर दिव्या उस व्यक्ति से पूछती है, पर अंकल, ये सब क्या हुआ विधि के साथ? दिव्या की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, ये बात विधि के कॉलेज की लास्ट ईयर की है। विधि और उसकी बाकी 3 सहेलियां होटल राजमहल गई थीं। वहां पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगले दिन खबर आई कि वो होटल जलकर राख हो चुका है और वहां रुके किसी भी इंसान का कोई अता पता नहीं है। विधि मेरी इकलौती बेटी थी। उसके अलावा मेरा और मेरी वाइफ उमा का कोई भी नहीं है। विधि के पापा ने आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहा। यह सब सुनते हुए विशाल की नजर सामने टंगी एक फोटो पर जाती है, जिस पर विधि एक दूसरी लड़की के साथ स्विमिंग सूट में ट्रॉफी और मेडल के साथ दिखाई देती है। उस लड़की को विशाल ने उस रात होटल के कमरे में नहीं देखा था। तो विशाल विधि के पापा से पूछता है, अंकल, वो विधि के साथ दूसरी लड़की कौन है? विशाल की बात सुनकर विधि के पापा ने उस फोटो की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वो मेरे छोटे भाई की बेटी हिना है। हिना की भी मौत हो चुकी है। पानी में डूबने के कारण हिना का दम घुट गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इतना सुनते ही विशाल पूछता है, अंकल, ये कौन सी जगह से स्विमिंग सीखते थे? उस आदमी ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहीं वो फोटो के पीछे ही लिखा हुआ है। उस स्विमिंग सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स का नाम और पता यहीं पास में ही है। विशाल उठकर उस एड्रेस को नोट कर लेता है और हाथ जोड़ते हुए विधि के पापा से बोलता है, अंकल, अब आप हमें इजाजत दीजिए। बाहर निकलते निकलते अचानक दिव्या को कुछ याद आता है और वो वापस विधि के पापा के पास जाकर बोलती है, अंकल, आपके पास अगर अलीशा, अनन्या और वेदिका के घर का एड्रेस होगा तो क्या आप हमें दे सकते हैं प्लीज? विधि के पापा ने हाँ में सर हिलाते हुए विशाल और दिव्या को रुकने के लिए बोला और थोड़ी ही देर में इन तीनों लड़कियों का फोन नंबर विशाल और दिव्या को दे दिया। फोन नंबर लेकर विशाल और दिव्या घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद
विशाल और दिव्या स्विमिंग सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होते हैं। तभी दोनों को स्विमिंग पूल में बहुत से लोग स्विमिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें उन्हें विधि और हिना भी नजर आते हैं। विशाल और दिव्या बहुत ध्यान से सामने देखने लगते हैं। हिना पानी के अंदर जाकर स्विमिंग कर ही रही होती है कि पीछे से विधि आती है और हिना का पैर खींचकर उसे नीचे गहरे पानी की ओर ले जाती है। हिना का छटपटाना साफ साफ विशाल और दिव्या देख पा रहे होते हैं। कुछ ही पलों के बाद हिना का शरीर पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है और अचानक हिना अपनी आंखें खोलकर विशाल और दिव्या को घूर कर देखती है। ये देखकर दिव्या जोर से चिल्लाती है और विशाल से लिपट जाती है। विशाल उसे संभालते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही दिव्या और विशाल सामने देखते हैं, वहां कोई भी नहीं होता। विशाल और दिव्या को समझने में वक्त नहीं लगता कि आखिर हिना की मौत कैसे हुई होगी और क्यों हिना की आत्मा ने विधि को होटल राजमहल के बाथरूम में पानी में डुबाकर मारा। वहीं अंदर ऑफिस में जाकर विशाल और दिव्या हिना के घर का पता लेते हैं, जो कि विधि के घर के आसपास ही होता है। कुछ समय बाद विशाल और दिव्या हिना के घर पहुंचते हैं। हिना के घर पहुंचकर जैसे ही विशाल ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक रौबदार आवाज आई। हाँ, बोल रहा हूं, दरवाजा सब्र करो भाई। और जैसे ही दरवाजा खुला, विशाल और दिव्या ने देखा कि उनके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा हुआ है। विशाल और दिव्या कुछ बोल पाए इससे पहले ही उस लड़के ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, हाँ भाई बोलो, क्या बात है। उस लड़के की आवाज सुनकर विशाल हिचकिचाता हुआ बोला, अब वो एक्चुअली हमें आपसे हिना के बारे में कुछ बात करनी है। हिना का नाम सुनते ही उस लड़के के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो थोड़ा गंभीर होकर बोला, हिना के बारे में। हिना का नाम सुनते ही घर के अंदर से एक और इंसान बाहर आया और बोलने लगा, हिना, क्या तुमने मेरी बेटी हिना के बारे में अभी कुछ कहा? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? मैं हिना का पापा हूं, मुझे बताओ। विशाल ने कहा, हिना को मारा गया था। ये सुनते ही हिना के पापा हैरान नजरों से विशाल की तरफ देखते रहते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? हो कौन तुम लोग? विशाल बोलता है, आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि हम लोग कौन हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हिना को किसने मारा था। यह सुनकर उस रौबदार आवाज वाले लड़के ने कहा, मैं हिना का भाई हूं, बताओ किसने मारा था मेरी बहन को। यह सुनकर दिव्या ने आगे आते हुए कहा, विधि ने मारा था हिना को। इतना सुनकर हिना का भाई गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि विधि की। विशाल बात को काटते हुए कहता है, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि विधि की मौत हो चुकी है। आप लोगों को यह लगता होगा कि उसकी मौत होटल राजमहल में लगी हुई आग से हुई होगी, लेकिन सच ये नहीं है। तभी हिना के पापा बोल पड़ते हैं, ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो तुम दोनों? विशाल कहता है, पहेलियां नहीं, हम सच बता रहे हैं। और जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, शायद ये सुनकर आप लोगों को हमारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन विधि की मौत की जिम्मेदार हिना की आत्मा है, जिसने विधि को मारकर अपनी मौत का बदला लिया है। हिना के पापा ने झल्लाते हुए कहा, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग?
मेरी बेटी कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती थी और विधि भी हमारी बेटी ही थी। विशाल बोलता है, आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग चैंपियनशिप कौन जीतता था? यह सुनकर हिना का भाई बोलता है, मेरी बहन हिना। विशाल आगे पूछता है, 2014 के बाद यह चैंपियनशिप कौन जीतने लगा था? हिना के पिता जवाब देते हैं, विधि, क्योंकि हिना मर चुकी थी। विशाल हिना के पापा का हाथ पकड़कर बोलते हैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है। हिना के पापा विशाल की बात समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जब विशाल उनसे बोलता है, अंकल उस तरफ देखिए। हिना के पापा पलटकर उस तरफ देखते हैं जिधर विशाल उन्हें देखने के लिए कह रहा होता है। सामने हिना की आत्मा सफेद रोशनी में जाती हुई दिखाई देती है। हिना के पापा के हाथ अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरी हिना। पल भर में हिना उस सफेद रोशनी में गायब हो जाती है। विशाल हिना के पापा का हाथ छोड़ देता है और हिना के पापा अपनी बेटी के लिए रोने लगते हैं। विशाल बस उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर सहारा देता है। हिना के पापा विशाल को पकड़कर फूट फूट कर रोते हैं। ये देखकर दिव्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। हिना का भाई अपने पापा को संभालता है। हिना की आत्मा आपको इस हालात में देखकर सिर्फ दुखी होगी। इतना कहकर विशाल दिव्या के साथ वहां से चला जाता है। चलते चलते विशाल का हाथ दिव्या थाम लेती है। विशाल की आंखें भी नम हैं। दिव्या पूछती है, तुम रो रहे हो विशाल? विशाल अपना हाथ दिव्या के हाथ से छुड़ाता है और अपनी आंखों को साफ करते हुए कहता है, नहीं, कुछ गंदगी चली गई है आंखों में। दिव्या के चेहरे पर हल्की सी प्यार भरी मुस्कान आती है। तुम बहुत अच्छे हो विशाल। विशाल पलटकर दिव्या को देखता है। पता है मुझे। दिव्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। बड़े आए। विशाल कहता है, तुम जयपुर निकल जाओ। दिव्या पूछती है, और तुम? विशाल कहता है, मुझे अलीशा के घर जाना है, गुजरात। दिव्या हैरान होकर पूछती है, तो क्या अब हम गुजरात जाएंगे? विशाल ने कहा, हम नहीं, मैं। दिव्या कहती है, मैं कहीं भी अकेली नहीं जाने वाली। जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तभी बंसी ने विशाल के बाएं कान में बुदबुदाया, ये चिपटने वाली डायन है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। और दाहिने कान में मुरली बुदबुदाता है, कम से कम ये उस प्रिया जैसी धोखेबाज तो नहीं। इसे अपने हीरो के साथ ही हर जगह जाना है। विशाल एक गहरी सांस भरता है और बोलता है, हो गया तुम लोगों का। दिव्या डर कर देखती है। किससे बात कर रहे हो? विशाल कहता है, किसी से नहीं। विशाल और दिव्या बस से गुजरात के लिए निकल जाते हैं। अलसाता हुआ सूरज धीमे धीमे ढलने लगा है। बस आकर सूरत के सबसे बड़े बस डिपो पर रुकती है। विशाल और दिव्या बस से उतरते हैं। कुछ देर बाद एक ऑटो रिक्शा कृष्णा सदन हाउस नंबर 512 सूरत के सामने आकर रुकता है। विशाल और दिव्या उतरते हैं। विशाल ने देखा कि सामने खड़ा एक चौकीदार उनकी तरफ ही देख रहा होता है। विशाल चौकीदार के पास जाकर उससे पूछता है, भाई साहब, अलीशा अग्निहोत्री का घर यही है? चौकीदार विशाल की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ साहब, यह अलीशा मैडम का घर है, पर आप किससे मिलने आए हैं?
चौकीदार की बात सुनकर विशाल ने कहा, हम अलीशा के सीनियर हैं, उसकी फैमिली से मिलने आए हैं। विशाल और दिव्या को इंतजार करने के लिए कहकर चौकीदार तुरंत किसी को फोन लगाता है और फोन में दूसरी तरफ किसी से कुछ बातें करता है और थोड़ी देर बाद विशाल और दिव्या को अंदर जाने के लिए कहता है। अलीशा के घर के अंदर जाते ही घर देखकर दिव्या की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अलीशा का घर जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा सुंदर भी। विशाल और दिव्या उस घर को देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक विशाल की नजर एक बड़ी सी पेंटिंग में पड़ती है जो शायद अलीशा की ही पेंटिंग है। विशाल और दिव्या वहां खड़े खड़े उस पेंटिंग को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, कौन है आप लोग? हैरान होकर चौंकते हुए विशाल और दिव्या पीछे पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी ही उम्र के दो लड़के खड़े होते हैं। विशाल उनसे कहता है, हम अलीशा के सीनियर हैं। हम यहाँ आए तो थे अपनी शादी का कार्ड देने, लेकिन हमें अलीशा के बारे में जब से पता चला है यकीन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे अचानक से अलीशा हमें छोड़कर कैसे? उन लड़कों में से एक लड़के ने अफसोस करते हुए बोला, मेरा नाम अनिकेत है, मैं अलीशा का भाई हूं और ये है मेरा दोस्त रोहन जो अलीशा का बॉयफ्रेंड भी था। 2016 होटल राजमहल की आग में अलीशा झुलसकर उसकी अस्थियां तक हमें नहीं मिली। अनिकेत की आंखों में आंसू भर आए। तभी दिव्या ने रोहन से पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूं? रोहन ने कहा, जी बिल्कुल। दिव्या ने आगे कहा, अलीशा के मुंह से मैंने एक बार ऋतु के बारे में सुना था, क्या कुछ प्रॉब्लम थी उन दोनों में? तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका सबको महसूस हुआ। एक पल के लिए सबकी कपकपी छूट गई, लाइट्स जलने बुझने लगी और एक लड़की की डरावनी चीख सुनाई देने लगी। चीख इतनी तेज थी कि सबको अपने कान बंद करने पड़े। अगले ही पल अचानक से सन्नाटा पसर गया। रोहन डरा, सहमा, कांपती आवाज में बोलता है, जब भी कोई ऋतु का नाम लेता है तो ऐसा ही होता है। ऋतु अक्सर मेरे कमरे में आकर रात को रोती है, मैं सो भी नहीं पाता। विशाल पूछता है, ये ऋतु थी कौन? रोहन घबराई आवाज में कहता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ऋतु। ऋतु और मैं बचपन के दोस्त थे, लेकिन अलीशा को ऋतु बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अलीशा एक पल के लिए भी ऋतु को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ऐसे ही उस दिन टेरेस पार्टी के दौरान अचानक ऋतु की टेरेस से गिरकर मौत हो गई। तभी किसी लड़की की फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगती है। रोहन बहुत डर जाता है। अनिकेत भी घबराया हुआ देख रहा होता है। सहमी आवाज में रोहन विशाल और दिव्या से कहता है, ये तो मैं समझ गया हूं कि आप लोग अलीशा के सीनियर्स तो नहीं हैं। आप लोग हैं कौन? विशाल और दिव्या थोड़ा घबराकर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी बात को संभालते हुए दिव्या बोलती है, तुम मुझे नहीं जानते रोहन, पर मैं ऋतु की कजिन सिस्टर हूं। मुझे उस जगह ले चलो जहां से ऋतु नीचे गिरी थी। दिव्या ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। दिव्या की बात सुनकर रोहन ने बिना कोई सवाल किए हां में सर हिलाया और चारों निकल गए होटल हॉलीवुड की तरफ।
होटल के 28th फ्लोर पर जाते ही रोहन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रही वो जगह जहां से ऋतु गिरी थी। जैसे ही विशाल और दिव्या की नजर उस जगह पर पड़ी, उन दोनों की कपकपी छूटने लगी, मानो उन लोगों ने किसी बर्फ की सिल्ली पर हाथ रख दिया हो। अचानक से उस टेरेस का माहौल बदल जाता है। पार्टी लाइट्स, पार्टी म्यूजिक, पार्टी के गेस्ट से भरा हुआ पूरा टेरेस। विशाल और दिव्या साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि कैसे ऋतु और रोहन को इतने करीब होकर डांस करते देख अलीशा को गुस्सा आ रहा होता है। अलीशा एक ड्रिंक के बाद दूसरा ड्रिंक एक झटके से पी जाती है। ऋतु को किसी का फोन आ रहा होता है और वो बात करने के लिए डांस फ्लोर से दूर टेरेस की रेलिंग पर टिककर बात करने लगती है। दूसरी तरफ अलीशा एक और ड्रिंक एक घूंट में पी जाती है और रोहन अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ डांस में बिजी है। तभी आंखों में नफरत पहनकर अलीशा ऋतु की तरफ बढ़ती है। ऋतु इस सब से बेखबर फोन पर बात करने में बिजी है। अलीशा उसकी तरफ बढ़ती जा रही है और अपने अगल बगल भी देखती जा रही है कि कोई उसे देख ना रहा हो। जैसे ही वो ऋतु के पीछे आती है, जानबूझकर एक जोर का धक्का ऋतु को मारती है और ऋतु चीखती हुई रेलिंग से गिरती है और अगले पल ही धड़ाम की आवाज के साथ उसका सर 10 माले नीचे फर्श पर टकराकर फट जाता है। पल भर में खून की धारा ऋतु को हर तरफ से घेर लेती है। ये सब देखते देखते न जाने कब दिव्या रेलिंग के पास पहुंच गई होती है और वो मानो ऋतु के पीछे पीछे गिरने जा रही होती है जब विशाल जल्दी से उसको अपनी तरफ खींच लेता है। दिव्या चक्कर खाकर विशाल की बाहों में बेहोश हो जाती है। विशाल के सामने ऋतु खड़ी है जिसका पूरा चेहरा खून में सना है और वो घूर कर विशाल को देख रही होती है। अब क्या होगा आगे? क्या विशाल और दिव्या ऋतु की आत्मा को मुक्ति दिला पाएंगे या खुद ऋतु के गुस्से का शिकार बन जाएंगे?